नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डर नहीं, एक सच्चा श्राप है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी वीरान रातों में सांसें लेता है। एक ऐसा किस्सा जिसमें ढाबे की रोटी से भी खून टपकता है और तालाब के पानी में आत्माएं डूबती नहीं फंस जाती हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे ढाबे की ओर जहां ट्रक ड्राइवर विक्रम ने एक रात रुककर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वहां एक औरत थी, पर उसकी आंखें लाल और पैर उल्टे थे। और जब विक्रम ने पीछे देखा, ढाबा ही गायब था। लेकिन यह सब नहीं है, क्योंकि इसी ढाबे के पीछे है एक पुराना सूखा तालाब, जिसके बारे में कहते हैं जो उसकी पुकार सुन ले उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चुड़ैल की। तालाब के पास राजस्थान की रेतीली रात में गूंजती एक श्रापित पुकार। लेकिन दोस्तों, एक विनती है, हमें बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि हमारे वीडियो पर 100% लोग क्लिक करते हैं, पर सिर्फ 5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। अब बिना किसी और देरी के चलिए उस ढाबे की ओर चलते हैं। धौलपुर से मध्य प्रदेश की ओर निकलते वक्त आसमान पर बादल घेर आए थे और हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो चुकी थी। मैं विक्रम पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं और यूं तो ना जाने कितने राज्यों के हाईवे नाप डाले हैं, लेकिन उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आज तक मेरी नींदें उड़ा देता है। उस दिन मैंने मवेशियों की एक बड़ी खेप धौलपुर से सतना के मंडी तक पहुंचानी थी। रात के करीब 11 बजे चुके थे जब मेरा सहायक राजू सो गया और मैं हाईवे पर अकेले ट्रक चला रहा था। बारिश अब थोड़ी तेज हो चली थी और सामने से आती गाड़ियों की लाइटें पानी की बूंदों से टकराकर एक अजीब सा चमक पैदा कर रही थी। तभी मुझे बाईं तरफ एक बेहद साफ सुथरा ढाबा दिखाई दिया, जिसकी दीवारें सफेद थीं और उस पर एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाकी ढाबों की तरह वहां ना कोई शोर था, ना कोई ट्रकों की लाइन। मुझे भूख भी लगी थी और चाय की तलब तो वैसे भी ट्रक ड्राइवर की रगों में खून की तरह दौड़ती है। मैंने बिना ज्यादा सोचे ट्रक को ढाबे के पास रोक दिया और ट्रक की हेडलाइट्स बुझाकर अंदर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक पीतल की घंटी टंगी थी, जिसे धकेलते ही एक हल्की सी झंकार हुई और मैं अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि वहां कोई भी ग्राहक नहीं था। बस एक लंबी सी परछाई जैसी महिला काउंटर के पीछे खड़ी थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा चौड़ी थी और आंखें बहुत चमकीली। उसने मुझे बिना कुछ पूछे एक टेबल की ओर इशारा किया और मैं जाकर बैठ गया। चुपचाप वो औरत मेरी टेबल पर आई और बिना आर्डर लिए ही प्लेट में गर्मा गर्म पराठा, आलू की सब्जी और कटोरी में रायता रख गई। मैं भूखा था और खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं हर निवाला बड़े चाव से निगल रहा था। इतने सालों की ड्राइविंग में मैंने ना जाने कितने ढाबों का खाना खाया था, लेकिन इस ढाबे का स्वाद कुछ अलग ही था। रायते में पुदीने की ताजगी थी और पराठा ऐसे जैसे तवे से अभी उतरा हो। मैंने 2 पराठे और मंगाए और वो औरत चुपचाप फिर ले आई, लेकिन इस बार जब उसने प्लेट रखी तो उसकी उंगलियों पर लाल रंग का कुछ लगा था जो हल्के खून जैसा लग रहा था। मैंने सोचा शायद रंग होगा, पर मन के किसी कोने में एक खटका जरूर हुआ। खाना खत्म करके मैं जेब से पर्स निकाल ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि वो औरत मेरी पीठ के पीछे खड़ी है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे किसी ने अभी अभी खून में डुबो दी हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर उलटे थे। मेरे हाथ से पर्स गिर गया और मैंने जोर से राजू पुकारा, लेकिन याद आया कि राजू तो ट्रक में ही सो रहा था। मैं दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी और मैं कीचड़ में फिसलता हुआ ट्रक की ओर लपका। ट्रक का दरवाजा खोला और देखा कि राजू गहरी नींद में था। मैंने उसे झिंझोड़ कर जगाया और जब वह हड़बड़ाते हुए उठा तो मैं कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट कर चुका था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर उस ढाबे की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई ढाबा, ना नीली रोशनी, ना कोई बोर्ड, सिर्फ काले अंधेरे में डूबा खाली मैदान था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और राजू मुझे पागल समझने लगा।
क्योंकि मैंने उसे ढाबे के बारे में बताया। तो वह बोला कि उसने तो कोई ढाबा नहीं देखा, और जब तक मैं खाना खा रहा था वो ट्रक में ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं कोई सपना देख रहा था या वाकई मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन पेट भरा हुआ था, मुंह में अब भी रायते की खुशबू थी और हाथों पर वह मसाले की चिकनाहट भी महसूस हो रही थी। ट्रक तेज रफ्तार से अब मध्य प्रदेश की ओर भाग रहा था और मेरी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में उस जगह को देखने की कोशिश कर रही थी जहां कुछ देर पहले वो अजीब सा ढाबा खड़ा था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और बारिश की बौछारें थीं। मैंने राजू को कहा कि अगर वह फिर कभी इस रास्ते से चले और ऐसा कोई ढाबा दिखे तो वहां रुकना नहीं, क्योंकि शायद कुछ चीजें सिर्फ भूख नहीं मिटाती, वो आत्मा तक चुरा लेती है। उस रात के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा और ढाबा कहीं गायब हो चुका था, तब से मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था और ट्रक चलाते हुए भी मेरी नजरें बार बार शीशे में पीछे झांक रही थी, जैसे कोई पीछे से ताक रहा हो। बारिश अब भी जारी थी और हाईवे पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी, सब कुछ सुनसान। मैं उसे कहता रहा कि वो औरत कोई इंसान नहीं थी, उसकी आंखें और पैर उलटे थे, लेकिन वह हंसकर कहता, बलिया वाले भूत कम और तेरा वहम ज्यादा है। लेकिन मेरा वहम उस समय डर में बदल गया जब रात के करीब 1:30 पर हमें ट्रक का अगला टायर फटने की आवाज आई और ट्रक झटका खाकर सड़क के किनारे कीचड़ में घुस गया। मैंने ब्रेक लगाया और जैसे ही नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला, बाहर की ठंडी हवा एक अजीब सी सड़ांत लेकर आई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पास ही पड़ा हो। मैं नीचे उतरा और टॉर्च की रोशनी में देखा तो टायर पूरी तरह छपटा हो गया था। कीचड़ में उतरकर जब मैंने जैक निकालना शुरू किया तो अचानक पीछे झाड़ियों में किसी औरत के कराहने की आवाज आई। पहले लगा शायद कोई घायल है, लेकिन फिर वो कराहना किसी हंसी में बदल गया और फिर वो हंसी गूंजती चली गई, जैसे किसी ने उसे लूप में डाल दिया हो। राजू ट्रक से उतरा और बोला, क्या हुआ विक्रम भैया? मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और दोनों टॉर्च लेकर झाड़ियों की ओर बढ़े। लेकिन जैसे जैसे पास जाते गए आवाज दूर होती गई और आखिरकार एकदम से सब शांत हो गया। बस बारिश की बूंदें और हमारी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक राजू की टॉर्च एक पेड़ की ओर पड़ी और हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, चेहरा ऊपर की ओर था और आंखें एकदम लाल। उसने एक झटके में गर्दन घुमाकर हमारी ओर देखा और जोर से चीखी। हम दोनों चिल्लाते हुए ट्रक की ओर भागे। पीछे से फिर वही हंसी आई, अब की बार और भी ज्यादा डरावनी, जैसे कोई बर्फीली हवा हमारे पीछे दौड़ रही हो। हम ट्रक में चढ़े, दरवाजा बंद किया और जैसे ही मैंने स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, इंजन बंद। 1 बार 2 बार 3 बार इंजन बिल्कुल नहीं चालू हो रहा था। मैं पसीने पसीने हो चुका था और राजू राम राम जपने लगा। तभी ट्रक के बोनट पर जोर की कोई चीज गिरी, जैसे पत्थर या जानवर। लेकिन जब देखा तो एक खून से सना हुआ हाथ हमारे शीशे पर लटका था। न वो खून किसी बारिश से धुला, न वो हाथ हिला, बस ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई साया हमें भीतर से देख रहा हो। फिर अचानक एक तेज झटका लगा और इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक कीचड़ से निकलकर दौड़ पड़ा। हमारी सांसें अभी भी तेज थीं और हम एक दूसरे की ओर देख भी नहीं पा रहे थे, जैसे डर हमारी आंखों से चिपक गया हो। अब हमने तय किया कि अगला कोई भी शहर या कस्बा आएगा तो वहीं रुककर दिन निकलने तक इंतजार करेंगे। लेकिन करीब आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद भी कोई गांव, कोई बस स्टॉप, कोई चाय की दुकान तक नहीं दिखी और फिर वही ढाबा दोबारा सामने आया। हाँ, बिल्कुल वही ढाबा, वैसी ही दीवारें, वैसी ही नीली रोशनी और वैसी ही खामोशी। मैं कांप गया। राजू ने भी इस बार उसे देखा और बोला, यह तो वही जगह है ना भैया, स्विंग। मैंने कहा, हाँ, लेकिन यह तो पीछे रह गया था, यह आगे कैसे आ गया? स्विंग ट्रक की रफ्तार तेज थी, लेकिन फिर भी वह ढाबा हमारे बिल्कुल सामने था, जैसे कोई हमें मजबूर कर रहा हो कि हम वहीं रुके। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि इस बार रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तभी ट्रक के आगे एक औरत आकर खड़ी हो गई, भीगती हुई, बाल चेहरे पर चिपके, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। मैंने ब्रेक मारे,
लेकिन ट्रक उसके शरीर से टकराता नहीं, सीधे आर पार निकल गया जैसे वो धुएं की बनी हो। राजू जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं कांपते हाथों से ट्रक फिर से चलाने लगा, लेकिन अब स्टीयरिंग भारी लगने लगा, जैसे कोई और ट्रक को मोड़ रहा हो। और अगली ही पल ट्रक खुद ब खुद उस ढाबे के सामने रुक गया। ना मैंने ब्रेक दबाया, ना मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच लाई हो। ढाबे के अंदर से वही औरत बाहर आई। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी। उसकी आंखों से अब लहू बह रहा था और उसकी साड़ी की छाती के पास बड़े बड़े खून के धब्बे थे। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था कि अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी करुण और दर्द भरी थी कि मेरे कदम खुद ब खुद उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर कुछ नहीं था, न कुर्सी, न टेबल, न बर्तन, बस एक काली परछाई जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। तभी मुझे पीछे से किसी ने खींच कर बाहर निकाला। देखा तो राजू था, जिसने मुझसे कहा, भैया भागो, यह जगह हमें निकल जाएगी। हम दोनों ट्रक की ओर भागे और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर बैठा खुद मुझे ही देख रहा था। हाँ, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, बिना पलक झपकाए देखता जा रहा था। मेरा दिमाग शून्य हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि असली कौन है, मैं या वो। तभी राजू ने शीशा तोड़कर उस चीज को मारा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। हम दोनों ट्रक में चढ़े। शीशा टूटा हुआ था, लेकिन इंजन चालू था। हम तेजी से वहां से निकल लिए और जब 2 घंटे बाद एक असली ढाबा, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब विक्रम ढाबे के पीछे लगे पीपल के पेड़ के पास गया, तो उसने देखा कि पेड़ की छाया जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में उल्टी लटक रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर देखा, एक बच्ची की चीख गूंज उठी, मुझे यहां से बाहर निकालो। पेड़ की जड़ के नीचे एक पुराना खिलौना मिला जो हर रात खुद ब खुद हिलने लगता। बाबा ने कहा, यह किसी और आत्मा की उपस्थिति का संकेत है, वह आत्मा जो सरिता से भी पहले इस जगह पर मारी गई थी। मिला तो हमने ट्रक रोका, वहीं बहुत सारे ड्राइवर थे। मैंने जब उन्हें उस ढाबे के बारे में बताया तो एक बूढ़ा ड्राइवर बोला, तू भी मिल गया उस चुड़ैल वाले ढाबे से। बेटा, वहां 50 साल पहले आग लगी थी, जिसमें एक औरत और बच्चा जल गए थे। तब से जो भी ड्राइवर उस जगह पर रुकता है, जैसे हम दोनों किसी अनदेखी सजा के भागीदार बन चुके हों। मैं उस ढाबे की हकीकत जानने के लिए बेचैन हो गया था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर वह औरत सचमुच मरी थी, तो फिर हम दोनों ने किसके हाथ से खाना खाया, किसकी आंखों में लाल अंगारे देखे, और फिर वो जो खुद मेरी शक्ल में ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो कौन था? क्या वो मेरी परछाई थी या मेरी आत्मा का कोई हिस्सा जो उस ढाबे में फंस चुका था और वापस आने की कोशिश कर रहा था? या फिर मैं ही मर चुका था और बस अब आत्मा बनकर इस ट्रक में भटक रहा था, लेकिन फिर पेट में जो भरा था वह भूख मिटा चुका था। रायते का स्वाद अब भी जीभ पर था और यह बात साबित करती थी कि मैं जिंदा था, लेकिन वो डर मेरे अंदर कुछ और ही बना रहा था, जैसे अब भी कोई मुझ में गुस्सा बैठा हो। उस बूढ़े ड्राइवर ने कहा कि बेटा, तू अगर सच में उस ढाबे से बचकर निकला है तो तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग उस जगह से बचकर निकलते हैं उनके पीछे वो औरत हमेशा आती है, उसका बच्चा भी साथ होता है, और जब तक तुझे वो दोबारा उसी जगह खींच ना ले जाए तब तक वो तेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं उसकी बातों को सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखता तो ढाबा नहीं था, लेकिन हर बार शीशे में किसी औरत की परछाई दिख जाती जो तेजी से गायब हो जाती। उस रात हम उसी ढाबे पर रुके जिसमें बाकी ड्राइवर भी थे। वहां की रौनक देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन मन का डर अभी मरा नहीं था। मैंने और राजू ने वहीं चाय पी, थोड़ा खाना खाया, लेकिन मुझे उस खाने में अब कोई स्वाद नहीं आ रहा था, जैसे जीभ को सब फीका लगने लगा हो। रात भर मैं सो नहीं पाया और आंख बंद करते ही वही औरत की लाल आंखें, उल्टे पैर और खून से सनी साड़ी सामने आ जाती, जैसे किसी ने उसे मेरे दिमाग में बिठा दिया हो। सुबह होते ही हम फिर से सतना की ओर निकल पड़े और मैंने तय किया कि सतना जाकर सबसे पहले मंदिर में हवन करवाऊंगा ताकि उस छाया से छुटकारा मिल सके। लेकिन जैसे जैसे सतना पास आता गया, रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे बीच हाईवे पर कोई औरत
दिखाई देती जो हाथ हिलाकर ट्रक रुकवाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही पास जाते तो वह गायब हो जाती। कभी पीछे कोई बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन ट्रक में हम दोनों के सिवा कोई होता ही नहीं। और एक बार तो मैंने शीशे में देखा कि राजू की आंखें लाल हो चुकी हैं और वह मुझे घूर रहा है, लेकिन जब मैं पलटा तो उसकी आंखें सामान्य थीं और वो गाना गुनगुना रहा था। मैं डर गया कि कहीं वो औरत किसी के शरीर में तो नहीं घुस गई। मुझे शक होने लगा कि कहीं राजू ही तो अब वो नहीं बन गया जो ढाबे में था। लेकिन जब उसने एक बार फिर मुझसे मजाक किया और बोला कि भैया अब तो मुझे उस चुड़ैल से प्यार हो गया है, क्यों ना उसी से ब्याह कर लें, तो मुझे यकीन हो गया कि राजू अब भी वही सीधा साधा और नादान लड़का है जो हर बात में मजाक ढूंढ लेता है। लेकिन मैं जानता था कि यह मजाक नहीं था, कुछ तो था जो हमारे साथ चल रहा था, जो दिखता नहीं था लेकिन हर वक्त हमारे आसपास रहता था। सतना पहुंचकर हमने माल मंडी में मवेशियों को उतारा और वहां के मालिक से मिले। लेकिन जब मैंने उसके सामने उस ढाबे की बात छेड़ी तो वह एकदम चुप हो गया और बोला, क्या तुम भी उस रास्ते से आए हो जो पुराने शिव मंदिर के पीछे से जाता है? मैंने कहा, हाँ वही रास्ता था। जहां बारिश हो रही थी और सड़क सुनसान थी तो उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो रास्ता अब सरकार ने बंद कर दिया है। वहां पिछले कुछ महीनों में 3 ट्रक ड्राइवर गायब हो चुके हैं। पुलिस को आज तक उनके ट्रक तो मिल गए लेकिन ड्राइवर नहीं मिले। एक बार वहां खुद पुलिस की गाड़ी भी गायब हो गई थी और बाद में जली हुई हालत में मिली। मैंने जब यह सुना तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते या ढाबे में अंदर चले जाते तो शायद हम भी कभी वापस ना आते। उस मालिक ने मुझे एक तांत्रिक बाबा का पता दिया जो ऐसे मामलों में मदद करता है और कहा कि वहां जरूर जाना चाहिए, वरना वह आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। मैं उसी शाम राजू को लेकर उस बाबा के पास गया जो सतना के बाहर एक छोटे से मंदिर के पास रहते थे। उनकी आंखें छोटी लेकिन चमकीली थीं, जैसे सब देख सकती थीं। मैंने जैसे ही अपने ट्रक की घटना बताई तो उन्होंने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, तू उस ढाबे में गया था जहां खाना बहुत स्वादिष्ट था, औरत की आंखें लाल थीं और पैर उल्टे थे, है ना? मैं सन्न रह गया कि उन्होंने बिना बताए सब कैसे जान लिया। उन्होंने कहा, तूने उस औरत का खाना खा लिया, अब वो तुझे अपना मान चुकी है और तुझे बार बार बुलाएगी, तुझे हर बार उसके पास खींचेगी। जब तू थक जाएगा, हार जाएगा, तब वह तुझसे तेरा नाम मांगेगी और जिस दिन तूने उसका नाम ले लिया उसी दिन तू उसी ढाबे का हिस्सा बन जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करूं बाबा? जरेनिया तो उन्होंने कहा कि एक विशेष ताबीज दूंगा जो गले में पहनना होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब अगली बार वो औरत दिखे तो उससे आंखें मिलाना, लेकिन डरना नहीं। वो चाहे जो रूप ले ले, लेकिन तू आंखें मत फेरना, क्योंकि डर दिखाते ही वह तुझ पर हावी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 11 रातें बहुत भारी होंगी। अगर तू इन 11 रातों में उसे पहचान कर नकार सका तो बच जाएगा, वरना तुझे खुद नहीं पता चलेगा कि कब तू उसी ढाबे की छत पर उल्टा लटका होगा। मैं ताबीज लेकर ट्रक में लौट आया। राजू भी थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन उसका हौसला कमाल का था। उसने कहा, भैया मैं हूं ना साथ में, जब तक जिंदा हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन मन में एक कोना अब भी कांपता रहा। और उसी रात जब हम होटल में सो रहे थे तभी मुझे सपने में फिर वही ढाबा दिखा, लेकिन इस बार खाना तो अभी बाकी है। उस रात जब सपने में वह औरत मेरे सामने आई और धीमे स्वर में मेरे नाम को पुकारते हुए बोली कि खाना अभी बाकी है, तो मेरी नींद पसीने पसीने होकर टूटी। मेरे गले में बंधा ताबीज जलने जैसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे आग में डालकर मेरी गर्दन में लटका दिया हो और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था जबकि लाइट ऑन थी। राजू गहरी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी डरावनी चीज को देख रहा हो और उसी पर मुस्कुरा रहा हो। मैंने झकझोर कर उसे उठाया तो उसने आंखें खोलते ही चीख मारी और कहा, भैया वो मेरे बगल में थी, वो ढाबे वाली। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने देखा उसका हाथ पसीने से नहीं बल्कि किसी गीले लाल पदार्थ से सना था, जैसे खून या फिर गाढ़ा पानी। हमने होटल के कमरे से बाहर निकलने का मन बना लिया
और उसी रात ट्रक में वापस जाकर वहीं सोने लगे जहां कम से कम हमें सड़क की आवाजें सुनाई देती थीं और अकेलेपन का वह अंधेरा नहीं जो उस कमरे में भर गया था। लेकिन जैसे ही हमने ट्रक में बैठने की कोशिश की तो पीछे खड़ी एक परछाई ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? विक्रम और मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो होटल की दीवार पर वही औरत छाया की तरह खड़ी थी, पूरी काली, लेकिन उसकी आंखें अब जलती हुई सी लग रही थीं। मैं जान गया कि अब वह हमारे बहुत करीब आ चुकी है और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। राजू ने हिम्मत करके उस पर गंगाजल फेंकने की कोशिश की जो बाबा ने हमें छोटी शीशी में दिया था, लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें उस दीवार से टकराई, एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी और दीवार पर खून की बूंदें उभर आई, जैसे किसी ने वहां किसी को जिंदा गाड़ दिया हो। हम दोनों उसी वक्त में बैठकर सतना छोड़ने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि बाबा ने कहा था कि वहां से दूर जाना ही फिलहाल बेहतर है। हमने ट्रक की दिशा विदिशा की ओर मोड़ दी और रास्ते में हर 2 घंटे में ट्रक रोककर गाड़ी के नीचे, ऊपर, अंदर और पीछे तक देख लेते हैं कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं। लेकिन डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि जब वह किसी के दिल में घर कर लेती है तो चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं जैसी असल में नहीं होती। मैं लगातार महसूस कर रहा था कि ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी मुझे शीशे में झलक दिखती, जैसे कोई बच्चा भागता हुआ जा रहा हो, और एक बार तो मैं यह देखकर सन्य रह गया कि ट्रक की छत पर कोई बैठा है, सफेद साड़ी में बाल लटकाए। और जब मैंने ब्रेक लगाकर ऊपर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन ट्रक की छत गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से छलांग लगाई हो। हम विदिशा पहुंचते उससे पहले ही ट्रक की बैटरी डाउन हो गई और एक सुनसान जगह के पास हमें रुकना पड़ा। उस जगह के एक किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था और आसपास ऊंची घास उगी थी। मुझे उस जगह से अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन आसपास कोई मदद नहीं मिल रही थी, न मोबाइल में नेटवर्क, न कोई और वाहन। इसलिए मैंने फैसला किया कि बाबा ने जो धूप बत्ती दी थी वह जलाई जाए और उसके साथ जो मंत्र दिया था उसे दोहराया जाए। जैसे ही मैंने वह धूप बत्ती जलानी शुरू की तो हवा तेज चलने लगी, घास जोर जोर से हिलने लगी और कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। राजू डर से कांपने लगा और बोला, भैया चलिए यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन ट्रक बंद था और किसी भी हाल में उसे स्टार्ट करना था। तभी हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो छड़ी लेकर पास के खेत से आ रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे सब कुछ देख चुकी हो। उसने पास आकर कहा, तुम लोग क्या उसी ढाबे से आए हो जहां कोई इंसान नहीं जाता? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैंने डरते हुए पूछा। आपको कैसे पता? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वह बोला, उस ढाबे की बद्दुआ अब तुम्हारे पीछे चल रही है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कुछ खास लिखा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो उसकी आंखों में झांक कर भी जिंदा बच जाए वो या तो संत होता है या फिर वो खुद कुछ और बन चुका होता है। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? तो उसने कहा, अब तुम दोनों आम इंसान नहीं रहे, वो औरत तुम्हारी आत्मा में छेद कर चुकी है। अब वह जब चाहे तुम्हारे जरिए किसी और को दिख सकती है। उसकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब खुद किसी और का माध्यम बन चुका हूं, जैसे अब मैं वो आईना हूं जिसमें कोई और दिखेगा, लेकिन तस्वीर मेरी होगी। हमने उस बूढ़े की मदद से ट्रक स्टार्ट करवाया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, देखना, अब तुम जहां जहां जाओगे लोग तुम्हारी आंखों में उस औरत को देखेंगे, तुम्हारी परछाई लंबी हो जाएंगी और तुम जहां रुकोगे वहां किसी ना किसी को उसका ख्वाब आएगा। उस वक्त तो उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन जब हम विदिशा के पास पहुंचे और ट्रक रोका तो ढाबे का मालिक हमें देखते ही चौंक गया और बोला, तुम दोनों इस वक्त यहां और इसी ट्रक में, लेकिन यह तो वही नंबर है उस ट्रक का जो 3 महीने पहले यहां से लापता हुआ था। हम दोनों सकते में आ गए, क्योंकि ट्रक तो हमारा ही था, लेकिन नंबर वही कैसे हो सकता था जो लापता ट्रक का था। मैंने तुरंत आरसी चेक की और चौंक कर देखा कि दस्तावेजों पर नाम वही था, लेकिन फोटो किसी और ड्राइवर की थी। मैं कांप गया और सोच में पड़ गया कि क्या मैं वाकई विक्रम हूं या अब उस विक्रम की जगह ले चुका हूं जो कभी इस ट्रक का मालिक था। राजू भी मेरी ओर देखता रहा और उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। ढाबे वाला बोला,
बेटा, तुम दोनों के साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। या तो तुम भूतों के साथ रहकर इंसान नहीं रहे, या फिर किसी भूत ने तुम दोनों को इंसान बनाकर हमारे बीच भेज दिया है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने ट्रक को वहीं छोड़ा और एक मंदिर की ओर चल पड़ा, जहां पुरानी मान्यता थी कि वहां सत्य और असत्य। बोला, तू इंसान है, लेकिन तेरे अंदर कोई और भी है। तेरे पीछे एक औरत की परछाई खड़ी है जो हर वक्त तुझे देखती रहती है, और अब वो सिर्फ ढाबे में नहीं बल्कि हर उस जगह में है जहां तू जाएगा। मैंने पूछा, क्या मैं कभी इस सब से बच सकता हूं? सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब मुझे उसी ढाबे में लौटना था जहां से मैं जान बचाकर भागा था। लेकिन यह कोई आम वापसी नहीं थी। अब मुझे उसका नाम जानकर उसके श्राप को समाप्त करना था। लेकिन क्या मैं उसका नाम जान पाऊंगा? क्या मैं उसका सच समझ पाऊंगा? क्या मैं जिंदा लौट पाऊंगा? अब जब मुझे यह पता चल चुका था कि मुझे फिर उसी ढाबे पर लौटना है जहां से मैं जान बचाकर भागा था, उस जगह पर जहां की जमीन शायद इंसान से ज्यादा आत्माओं की पहचान रखती है, जहां हवा में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर दरख्त के पत्ते किसी बीती कहानी की भनक देते हैं, तो मैंने अपने मन को तैयार करना शुरू किया कि अब मुझे डर कर नहीं, बल्कि सामना करके ही इस भंवर से निकलना होगा। क्योंकि बाबा ने जो कहा था वो मेरे लिए आखिरी उम्मीद थी कि अगर मैं उस औरत से उसका नाम जान सका तो उसके श्राप से खुद को, राजू को और शायद उन सबको भी मुक्त कर सकता हूं जो उस ढाबे के बाद कभी वापस नहीं लौट सके। राजू ने पहले तो मना किया कि वहां जाना मौत को बुलाने जैसा होगा, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अब हम जो भी करते हैं उसकी निगरानी वो कर रही है, और अगर हम भागते रहेंगे तो वह हमारे सपनों में ही नहीं हमारे खून में भी उतर आएगी, तो वह डर गया और आखिरकार उसने हामी भर दी कि चाहे जो हो वो मेरे साथ जाएगा। हमने ट्रक वहीं मंदिर के पास छोड़ दिया और सतना लौटकर उसी पुराने रास्ते की ओर निकल पड़े जहां से पहली बार हम ढाबे की ओर मुड़े थे। यह रास्ता अब और भी सुनसान लग रहा था। पहले जहां बारिश थी अब धूप थी, लेकिन हवा में अजीब सी गंध थी, एक सड़ी लाश जैसी गंध जो हर सांस के साथ नाक में भरती जाती थी। और एक अजीब बात यह भी थी कि हमारा मोबाइल, घड़ी, जीपीएस कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में आ गए हों जहां तकनीक की कोई जगह ही नहीं हो, जैसे समय वहां ठहरा हुआ हो, जैसे उस ढाबे का इलाका किसी आम भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग लोक हो। और जैसे ही हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां पहली बार वो चमचमाता ढाबा दिखा था, इस बार वहां कुछ भी नहीं था, बस एक टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर मिट्टी से सना फेडेड सा अक्षरों में लिखा था, स्वागत है ढाबा, और नीचे कुछ और लिखा हुआ था जो मिट चुका था। हम ट्रक से उतरे, हाथ में बाबा का ताबीज और गंगा जल की शीशी थी, और मेरे दिल में धड़कनों की जगह एक युद्ध चल रहा था कि मैं जो करने जा रहा हूं वह शायद मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला हो। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने राजू को ट्रक में रहने को कहा और खुद उस जगह की ओर बढ़ा जहां पहले वो ढाबा था। और जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, मुझे अपने चारों ओर धुंध दिखाई देने लगी, जैसे मैं किसी पुराने चित्र में चल रहा हूं। अचानक हवा रुक गई, पत्ते थम गए और मेरे कानों में कोई धीमी आवाज आई। विक्रम वापस आ गया और मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे वो ढाबा फिर से उभरने लगा, वैसा ही चमचमाता, साफ सुथरा, जिसमें बिजली की लाइटें जल रही थीं, कुर्सियां करीने से लगी थीं और एक औरत कढ़ाई से खाना निकाल रही थी। मैं जान गया कि यह असली नहीं है बल्कि एक छल है, लेकिन मुझे इस छल से ही जवाब निकालना था। मैंने भीतर जाकर उससे कहा, भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? तो उसने बिना बोले प्लेट में खाना परोस दिया। वो वैसा ही स्वादिष्ट खाना था जैसा पिछली बार था, लेकिन इस बार मैंने खाना नहीं खाया। मैंने सिर्फ पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। मैंने फिर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर मुस्कुराई, लेकिन जब मैंने जेब से ताबीज निकाला और उसकी ओर बढ़ाया तो उसकी मुस्कान एक कराह में बदल गई और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। बोली, तू पूछना चाहता है, मेरा नाम जानना चाहता है। मैं कौन हूं तो सुन, मैं वही हूं जिसे जलाया गया था, बिना गुनाह के वही हूं जिसका पेट काटा गया था, क्योंकि उसने ढाबे वाले के राज जान लिए थे। वही हूं जिसे इस जमीन में जिंदा दफनाया गया ताकि वह किसी को बता ना सके
कि इस रास्ते पर असली ढाबा नहीं, मौत का अड्डा चलता था। मैं सरिता हूं, वही सरिता जो कभी इंसान थी, अब श्राप बन चुकी हूं। मैं कांप गया। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी साड़ी खून में डूबी थी और उसका शरीर अब हवा में तैर रहा था, जैसे कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि तूफान हो। मैंने गंगा जल फेंका और चिल्लाया, सरिता, तेरा नाम जान गया हूं, अब जा, इस लोक से मुक्ति ले। लेकिन वह जोर से हंसी और बोली, नाम जानना आसान था, लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब मेरी हड्डियां इस जमीन से निकालकर गंगा में बहा दी जाएं। इतना कहकर वो गायब हो गई और पूरा ढाबा फिर से अंधकार में समा गया। मैंने भागकर ट्रक का दरवाजा खोला और देखा कि राजू बेसुध पड़ा है। उसके माथे पर 3 लंबी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से काटा हो। मैंने उसे पानी पिलाया। होश में आते ही वह बोला, भैया वो अंदर आ गई थी। उसने कहा कि तुम उसका नाम नहीं जान सकते, लेकिन अब उसका गुस्सा मुझ पर निकलेगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, हमने उसका नाम जान लिया है, अब उसे मुक्ति देने का वक्त है। और हम फिर उसी जगह लौटे जहां ढाबे के पीछे की जमीन थोड़ी ऊंची थी। बाबा ने पहले ही कहा था कि अगर वहां खुदाई करो और हड्डियां मिल जाएं, तो वह सरिता की होंगी। मैंने अपनी ताकत से ज्यादा हिम्मत लगाकर उस जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही फीट बाद मुझे एक चूड़ी, एक साड़ी का टुकड़ा और कुछ हड्डियां मिली, जो अब भी अंजलि हालत में थी। मैंने उन्हें एक कपड़े में बांधा और उसी रात उन्हें लेकर गंगा के घाट पहुंचा, जहां हमने बाबा को बुलाया। हमने मंत्रों के साथ उन हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया। उसी वक्त हवा बहुत तेज चलने लगी। घाट के दीपक खुद ब खुद बुझने लगे और गंगा की लहरों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद विक्रम। और उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरे कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। राजू ने भी राहत की सांस ली और पहली बार मुस्कुराया। लेकिन तभी बाबा ने कहा, मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे अंदर उस पीड़ा की स्मृति है जो सरिता को मिली थी। तुम जहां भी जाओगे सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा एक डर से लड़कर लौटी है। मैंने देखा कि मेरी आंखों का रंग थोड़ा लाल हो चुका था, लेकिन उसमें वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, हर उस ढाबे के लिए जहां मासूमों का खून बहाया गया। अब मेरी कहानी ढाबे में परोसे गए खाने से नहीं, बल्कि उस चुड़ैल के अधूरे इंसाफ से जुड़ चुकी थी। और मुझे मालूम था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात जब मैंने सरिता की हड्डियां गंगा में प्रवाहित की और बाबा ने मंत्रों के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तब ऐसा लगा कि जैसे वर्षों से रुकी हुई कोई चीख गंगा की लहरों में विलीन हो गई हो। आसमान एक पल के लिए पीला पड़ गया, हवा में एक मध्यम सी हंसी गूंज उठी और सब कुछ फिर शांत हो गया, जैसे किसी ने कोई अधूरा किस्सा पूरा कर दिया हो। लेकिन मैं जानता था कि उस ढाबे से जुड़ी कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब हम घाट से लौटे और सतना की ओर बढ़े तो रास्ते में एक लड़की मिली जो हमारे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए और चेहरा ऐसा जैसे हफ्तों से ना सोया हो। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, बहन जी कुछ मदद चाहिए तो? उसने बिना कुछ कहे ट्रक के स्टेपनी बॉक्स पर हाथ रखा और बोली, वही ढाबा, तुम भी वहां से आए हो? उसके शब्द सुनकर मैं चौंका, क्योंकि उसने ढाबे का नाम नहीं लिया, लेकिन पहचान लिया कि हम वहां से होकर आए थे। मैंने उतरकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने गर्दन नीचे करते हुए कहा, मैं सरिता की छोटी बहन हूं। किरण, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन अब भी इस दुनिया में भटक रही है, लेकिन 3 महीने पहले जब मुझे सपने में वह दिखी और उसने कहा कि 2 लोग उसे मुक्त करने वाले हैं, तो मैं इसी रास्ते पर आकर बैठ गई। उसकी बात सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा, क्योंकि जो सरिता अब मुक्ति पा चुकी थी, उसकी आत्मा अभी भी अपने अधूरे सच्चों को किसी न किसी माध्यम से जिंदा रख रही थी। किरण ने बताया कि असली ढाबा सरिता का ही था, लेकिन कुछ गुंडों ने मिलकर उसकी बहन को मारकर वहां अवैध अंधों का अड्डा बना दिया और हर वो आदमी जो सच्चाई जान जाता उसे वहीं खत्म कर दिया जाता था। सरिता ने विरोध किया तो उसे किचन के पीछे जिंदा गाड़ दिया गया। पुलिस को सब पता था, लेकिन डर के मारे सबने चुप्पी साध ली। और उसके बाद जब सरिता की आत्मा ने बदला लेना शुरू किया तो धीरे धीरे बुढ़ावा लोगों की नजर से गायब होने लगा।
कोई वहां पहुंच नहीं पाता था, और जो पहुंचता वो या तो पागल हो जाता या फिर उसकी आत्मा ले ली जाती। मैंने किरण से पूछा, तुम आज यहां क्यों आई हो? तो उसने कहा, क्योंकि अब मुझे वो ढाबा दोबारा खड़ा करना है। सच्चाई के साथ अपनी दीदी के नाम पर उसकी आंखों में आंसू थे और जज्बा भी। और मुझे लगा कि अब यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि इंसाफ की कहानी बन चुकी है। मैंने और राजू ने फैसला किया कि अब हम किरण की मदद करेंगे, उस जगह को साफ करेंगे, उसकी शुद्धि कराएंगे और एक बार फिर उसे इंसानों के लिए खोलेंगे। लेकिन इस बार वहां सिर्फ खाना नहीं मिलेगा, वहां एक दीवार पर सरिता की तस्वीर भी होगी और उसके नीचे लिखा होगा, यह ढाबा। उस सरिता की याद में जो लड़ते लड़ते अमर हो गई। अगले दिन हम बाबा के साथ उसी पुराने ढाबे की जगह पहुंचे जहां अब सिर्फ राख और जली लकड़ियां पड़ी थी। बाबा ने वहां एक हवन कराया, शुद्धि की और मिट्टी को पानी से धोया। उसके बाद हमने वहीं ढाबा दोबारा बनवाना शुरू किया। ईंटें लगाई, छत बनवाई, रसोई दोबारा तैयार की और 1 महीने के भीतर वह ढाबा फिर से खड़ा हो गया। लेकिन अब उसमें एक बात अलग थी। हर ग्राहक जो वहां आता उसे एक चिट्ठी मिलती जिसमें सरिता की कहानी लिखी होती, ताकि कोई भी उस सच्चाई से अनजान ना रहे। और किरण ने उस ढाबे का नाम रखा सरिता रसोई ढाबा। जैसे ही खुला तो पहले दिन ही एक आदमी आया जो काफी घबराया हुआ था। उसने मुझसे कहा, क्या यह वही जगह है जहां कभी एक चुड़ैल ने मेरी जान ली थी? लेकिन मैं बचकर निकल गया। मैंने उसे देखा और पहचान लिया। वो वही ट्रक ड्राइवर था जो 3 महीने पहले लापता हो गया था। उसकी आंखें घड़ी हुई थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, सिर्फ पछतावा था। उसने आगे बताया कि उसे वो औरत आज भी दिखती है और रात में उसका सपना आता है। मैंने उससे कहा, उस औरत को अब मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन शायद उसने तुम्हें कुछ बताना बाकी रखा था। तभी उस आदमी ने कांपते हाथों से जेब से एक चैन निकाली और बोला, यह सरिता की है। उस रात जब मैं भाग रहा था उसने मेरा हाथ पकड़ा था और यह मेरे गले में डाल दी थी। मैं डर के मारे इसे उतार नहीं पाया, लेकिन अब मुझे लगा कि शायद इसे यहीं वापस आना था। मैंने चैन ली और उसे सरिता की तस्वीर के पास रख दिया। उसी वक्त हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई, जैसे केसर और चंदन की बाबा बोले। अब उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई है। अब कोई डर नहीं, अब यह जगह सिर्फ इंसानों के लिए है। ढाबा धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग वहां सिर्फ खाने नहीं बल्कि सरिता की कहानी सुनने भी आने लगे। कई ट्रक ड्राइवर तो बस इसलिए वहां रुकते क्योंकि उन्होंने सरिता के बारे में सुना था और उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहते थे। मैं और राजू वहीं रुक गए। अब हम ड्राइविंग कम और ढाबा चलाने में ज्यादा समय बिताने लगे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ, लेकिन खिड़की के शीशे पर एक धुंधली परछाई थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो सरिता की ही परछाई थी जो मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हूं, अब मेरा घर सुरक्षित है, अब मैं जा रही हूं। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति उस ढाबे की हर ईंट में बस गई, हर उस रसोई की महक में घुल गई और हर उस कहानी में शामिल हो गई जो रात के खाने के बाद सुनाई जाती है। अब सरिता रसोई एक ढाबा नहीं, एक श्राप से मुक्ति की पहचान बन चुकी थी। और मैं अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि उस लड़की का गवाह बन चुका था जिसने मौत को मात देकर अपना सच अमर कर दिया। लेकिन मेरे अंदर अब भी एक सवाल जिंदा है कि जब एक आत्मा इतनी शक्ति रखती है तो इस दुनिया में और कितने ढाबे ऐसे होंगे जहां कोई सरिता इंतजार कर रही होगी इंसाफ के लिए, किसी विक्रम के लिए। सरिता की आत्मा को मुक्ति देने के बाद जब सब कुछ सामान्य हो चला था और सरिता रसोई ढाबा से नए नाम और इरादे के साथ चालू हो गया था, तो ऐसा लगने लगा था जैसे जीवन अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अब मैं हर रात कढ़ाई में तड़का लगाता और राजू हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ग्राहकों से मजाक करता। किरण अब उस ढाबे की मालकिन बन चुकी थी और उसकी मुस्कुराहट में वो दुख कहीं गुम हो चुका था जो कभी उसकी आंखों के नीचे साए की तरह चिपका रहता था। मगर एक बात जो हमेशा भीतर कहीं ना कहीं चुभती रही वो यह थी कि क्या वाकई सब खत्म हो गया था या सरिता की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उस जमीन की आत्मा अभी भी किसी राज के नीचे दबी हुई थी। इस बात का पहला संकेत तब मिला जब एक रात करीब 2:30 पर एक बस ड्राइवर हांफता हुआ आया। उसकी शर्ट फटी हुई थी, चेहरा बुरी तरह खून से लथपथ था
और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इस दुनिया से नहीं था। मैंने उसे पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कांपते हुए कहा, भाई मैं धौलपुर से आ रहा था, रास्ते में एक बच्ची खड़ी मिली, बोली पापा खो गए हैं। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर चला वो मेरी सीट पर चढ़ गई और कहा, तू भी उन्हीं में शामिल है। फिर अचानक मेरी बस पलट गई, लेकिन मैं जैसे तैसे बाहर निकल आया और फिर बस सब अंधेरा। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा, क्योंकि उसकी कहानी सुनकर मुझे वो रात याद आ गई जब पहली बार मैंने उस ढाबे पर कदम रखा था और सरिता से सामना हुआ था। मैंने बाबा को तुरंत फोन किया और बुलवाया। जब बाबा आए तो उन्होंने बिना कुछ पूछे उस आदमी का माथा देखा और बोले, यह किसी नई आत्मा का काम है। सरिता अब जा चुकी है, लेकिन उसकी जगह कोई और आ गया है, कोई जो उस जमीन की गहराई से उठा है। मैंने घबरा कर पूछा, पर बाबा वो कौन हो सकता है और क्यों? अब तो बाबा ने कहा, जिस जमीन पर हत्या होती है, जहां अन्याय का इतिहास होता है, वहां एक नहीं कई आत्माएं होती हैं। कोई कमजोर होती है जो मुक्ति चाहती है, और कोई इतनी ताकतवर होती है कि वह दूसरों के जरिए खुद को जिंदा रखना चाहती है। मैंने महसूस किया कि हमारे ढाबे के पीछे की जमीन, जो अभी भी पूरी तरह समतल नहीं हुई थी, वहीं से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। उस रात ढाबा बंद कर दिया गया और हम तीनों में राजू और किरण बाबा के साथ मिलकर उसी पुराने गड्ढे की तरफ गए जहां से पहले सरिता की हड्डियां मिली थी, मगर इस बार खुदाई करने पर कुछ और ही मिला। एक लोहे की संदूक जैसी चीज जो पूरी तरह जली हुई थी, और जैसे ही हमने उसे खोला, अंदर से एक टूटा हुआ आईना, एक खून सना दुपट्टा और कुछ पुराने फोटो निकले, जिनमें कई औरतें एक साथ खड़ी थीं। उनके चेहरे अंजले थे और आंखें इतनी डरावनी कि उन तस्वीरों को देखना ही मुश्किल हो रहा था। बाबा बोले, ये वो औरतें हैं जिन्हें यहां दफन किया गया। सरिता अकेली नहीं थी, यह सब भी कभी यहां काम करती थी, और जब उन्होंने सच देखा तो हमेशा के लिए गायब कर दी गई। अब उन सबकी आत्माएं जाग चुकी हैं और ढाबा उनके लिए एक द्वार बन चुका है। राजू डर के मारे वहीं बैठ गया और बोला, भैया अब तो यह ढाबा शुद्ध होकर भी अशुद्ध ही रहेगा। हम कितना भी सुधार कर लें, इन आत्माओं का क्रोध इस मिट्टी में समाया हुआ है। मैंने बाबा से पूछा, क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा, हाँ, पर अब यह सिर्फ मुक्ति की बात नहीं, अब एक यज्ञ करना होगा। 5 रातों तक लगातार, तभी इस जमीन को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उन आत्माओं से बात करनी होगी। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैंने हामी भर दी, क्योंकि अब पीछे लौटना नामुमकिन था। अगले दिन बाबा ने ढाबे के सामने एक अग्निकुंड बनवाया, और रात के समय जब हवा थम गई और आसमान साफ था, तब यज्ञ शुरू हुआ। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात आग की लपटों में एक चेहरा उभरा। वह कोई नई आत्मा थी। उसकी आंखें गड्ढे जैसी गहरी थीं और बाल हवा में लहराते थे। उसने गूंजती आवाज में कहा, हम वो हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देता, हम वो हैं जिन्हें इतिहास ने मिटा दिया, हम वो हैं जो अब लौटे हैं। बाबा ने मुझसे इशारा किया कि उससे बात करूं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा, सिर्फ अपना सच, सिर्फ एक मौका, हमें हमारी पहचान लौटा दो। बाबा बोले, विक्रम, सुबह तक इनकी सारी तस्वीरों को ढूंढकर ढाबे की दीवार पर लगाना होगा। हर तस्वीर के नीचे उनका नाम लिखा होना चाहिए, और सुबह की पहली रोशनी में उन नामों को पढ़कर उन्हें एक बार फिर जीवित करना होगा, ताकि फिर वह चैन से जा सकें। हमने रात भर मेहनत करके उन तस्वीरों को साफ किया। बाबा ने ध्यान से हर चेहरा देखा और एक एक नाम बताया, सरला, माया, गुलाबी, तारा, प्रेमलता। ये सब उस जगह की सच्ची कहानियां थीं जो कभी सुनाई नहीं गई। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ढाबे की दीवार पर पड़ी और हमने सब नाम जोर से पढ़े, तो आसमान में एक सफेद धुंध फैली। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ और यज्ञ की अग्नि एक पल में बुझ गई। चारों ओर धुआं भर गया और एक बहुत मोटी झुलसी हुई आवाज आई, मैं अब भी यही हूं। बाबा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, यह वो नहीं, यह उनका कातिल है जिसका खून इस जमीन ने अब तक पी रखा है। उसकी आत्मा इस जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहती। मैंने पूछा, तो अब क्या? बाबा बोले, अब बलिदान होगा। कोई एक जो अपना रक्त इस मिट्टी में देगा, उसी के जरिए इस काली आत्मा को निष्क्रिय किया जा सकेगा। सब मेरी ओर देखने लगे
और मुझे लगा जैसे मेरी तकदीर पहले ही इस मोड़ पर आने लिखी थी। मैंने चुपचाप अपनी हथेली चाकू से काटी और उस जमीन पर टपकने दिया जहां वो संदूक निकला था। कुछ ही पल में जमीन ने खून सोख लिया। ढाबे की दीवारें कांपने लगीं और उस जगह एक तेज चिल्लाहट गूंजी, जैसे कोई सदियों से बंधी आत्मा टूटकर बाहर निकल रही हो। फिर सब शांत हो गया। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और हम सब वहीं बैठ गए। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, अब यह धरती मुक्त हो चुकी है। विक्रम, आज से तुम सिर्फ इस ढाबे के मालिक नहीं बल्कि इसके रक्षक भी हो। उस दिन के बाद सरिता रसोई में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, बल्कि अब वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करता था, जैसे वहां की हवा में कोई दुआ घुली हो। और मैंने उस दिन समझा कि डर से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। सरिता रसोई के उस यज्ञ के बाद ढाबा एक नई जिंदगी जीने लगा। हर कोई जो वहां आता था उसकी आंखों में कुछ बदलाव नजर आता था। लोग न सिर्फ खाने के लिए बल्कि उस जगह की शांति और इतिहास को महसूस करने के लिए भी आते थे। राजू अब ढाबे का मुख्य कुक था और किरण हर दिन उस जगह की साफ सफाई और पूजा पा करती थी। मैं खुद भी अब ज्यादा ड्राइविंग नहीं करता था बल्कि ढाबे के कामों में लग गया था। मगर एक बात जो मुझे हर रात सोने नहीं देती थी वो यह थी कि मैं सरिता के सच को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग शुरू की जिसमें मैं अपनी पूरी कहानी बोता, हर एक पल, हर डर, हर जंग जो मैंने उस चुड़ैल वाले ढाबे से लड़ी थी। मेरी आवाज में डर था, उम्मीद थी, कभी कभी गुस्सा और कभी कभी विरह। ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने दोस्तों और कुछ खास ट्रक ड्राइवरों के साथ साझा की। धीरे धीरे यह कहानी हर जगह फैलने लगी और एक रात जब मैं ट्रक की सीट पर बैठा था और रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो अचानक मेरा फोन बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने देखा कि खिड़की पर एक हल्की परछाई दिखी। वो सरिता की थी। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर। उस रात मैं जागा रहा और सोचता रहा कि अब डर नहीं, अब तो मेरी कहानी किसी के लिए हिम्मत और ताकत बन जाएगी। अगले दिन मैंने ढाबे के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसमें सरिता की कहानी, उन औरतों की तस्वीरें और हमारे यज्ञ के वीडियो शामिल थे। लोगों ने ढेर सारे मैसेज भेजे कि इस कहानी ने उन्हें अपने डर से लड़ने की हिम्मत दी है। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग महिला आई। उसने आकर मुझसे कहा, मैं भी कभी ऐसी ही लड़ाई लड़ चुकी हूं। यह कहानी मेरे लिए दुआ की तरह है। उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने महसूस किया कि सच और इंसाफ की लड़ाई कहीं भी कभी भी शुरू हो सकती है। फिर एक बार उस शाम जब ढाबा बंद कर रहा था, मैं अकेले किचन में था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, विक्रम, देखो वहां। बाहर जब मैं बाहर गया तो देखा एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सरिता की छोटी दोस्त हूं। अब हम सब यहां सुरक्षित हैं। उस पल मुझे लगा जैसे वो चुड़ैल वाला ढाबा अब चुड़ैल नहीं रहा बल्कि एक कहानी बन गया है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक कहानी जो डर को प्यार और न्याय में बदल देती है। और मैं विक्रम, एक ड्राइवर से उस कहानी का गवाह बन गया जो हर रात